हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिनों से जो है हम रेगुलर वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहे थे। मैंने कल ही अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ था वैसे कि हमारे जो एरिया है वहाँ पर आजकल जो है नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा इश्यू चल रहा है, तो जिस वजह से हम जो है कुछ दिनों से वीडियोस नहीं ला पा रहे थे आपके लिए। बट कल जब मैंने पोस्ट किया था उसके बाद दिन में 4 साढ़े 4 बजे जो है हमारे यहाँ जो है प्रॉपर जो है टावर आ चुके हैं अब। तो इसके बाद हम जो है आपके लिए असाइनमेंट लेकर के आए हैं बीएड का, जो कि है बीएड थर्ड सेमेस्टर का ये असाइनमेंट है। ठीक है, बीएड थर्ड सेमेस्टर का है ये। और ये जो असाइनमेंट है ये मैं आपको बता दूं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के नाम से है, या फिर आप इसे बोल सकते हो शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, किस तरीके से आप शिक्षण अधिगम सामग्री की जो एक फाइल होती है प्रॉपर उसे आप बना सकते हो, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इंडेक्स बनाया है। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो लिया है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अर्थ हम बताएंगे कि आखिर जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो आखिर क्या होता है। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ परिभाषाएं बताएंगे, इसकी डेफिनेशंस बताएंगे। थर्ड में हम ले रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद उसके उद्देश्यों को हम लेंगे, कार्य को लेंगे कि आज आखिर सहायक सामग्री जो होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, और फिर सहायक सामग्री के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, क्या कार्य होता है सहायक सामग्रियों का, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है सहायक सामग्री प्रयोग करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे कि आधुनिक समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें फर्स्ट आएगा हमारा प्रिंटिंग यानी कि मुद्रण, उसको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। उसके अंदर किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है उस चीज़ को भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडियो, थर्ड है दृश्य, उसके बाद है श्रव्य दृश्य, और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्टिव। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी जो है एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे। लास्ट में आता है हमारे असाइनमेंट का, जैसे ही हमें पता है कि सभी असाइनमेंट हमें निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची ये हमें देखने ही पड़ते हैं, तो लास्ट में हमारा ये याद है। तो ये था हमारा प्रॉपर इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मटेरियल यहाँ से शुरू होता है, जो हमारा मेन पॉइंट है वो हम शुरू करेंगे किस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन। ठीक है, किस तरीके से आयोजित किया जाता है। सबसे पहले हम TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल, ठीक है, इसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, यानी कि इसका अर्थ हम बताएंगे कि आखिर TLM ये शॉर्ट फॉर्म है शिक्षण अधिगम सामग्री की, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। ठीक है, तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती हो तथा शिक्षण में मददगार सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से सीखना सरल एवं सुगम हो जाता है तथा छात्र सरलता एवं सहजता से सीख लेते हैं और अध्यापक का शिक्षण भी प्रभावी हो जाता है। शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन किया है, बेसिकली हमने थोड़ा सा इसे अर्थ बताया है कि आखिर जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो उसे हमने यहाँ पे बताया है। उसके बाद हम देखेंगे परिभाषाएं, डेफिनेशन। ठीक है, मतलब किन किन के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या क्या तरह की डेफिनेशन इसके बारे में मिलती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमने ली है डेंट के अनुसार, यानी कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक या सहायता प्रदान करती है। तो यह है डेंट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कार्टर ए गुड के अनुसार, यानी कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा
श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह क्या है, सामग्री कहलाती है या फिर सहायक सामग्री वो कहलाती है। थर्ड यहाँ पे है एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार कि क्या है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो बेसिकली वो सारी की सारी सामग्रियाँ जिनकी वजह से आप शिक्षण को और अधिक सुगम बना सकते हो, ताकि वो पढ़ाने में भी आसान हो और किसी जो सीख रहा है उसके लिए भी आसान हो। तो बेसिकली वो चीज़ें कहलाती है शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर सहायक सामग्री। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कि आखिर कौन कौन सी विशेषताएं होती है शिक्षण अधिगम सामग्री की। तो इसमें फर्स्ट हमने लिया है, छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित रखता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब ऐसा काम करता है। सेकंड है इसमें शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में ये सहायक है। थर्ड है इसमें अमूर्त और स्पष्ट विचारों को डायग्राम या ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट करने में ये सहायक है। फोर्थ है इसमें छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से समय की बचत होती है। उसके बाद है विषय की निरस्ता तथा कठिनता ये समाप्त करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे छात्रों का पर्यावरण एवं सामाजिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का ये अवसर प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद है अभिवृद्धि, विकास और व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है अधिगम रुचिकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त विचारों का मूर्त रूप में प्रस्तुत करने में ये सहायक है। उसके बाद है कठिन शिक्षण इकाइयों को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है प्रभावशाली एवं स्थायी अधिगम हेतु ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो बेसिकली ये इसकी हमने कुछ विशेषताएं बताई कि किन किन चीज़ों में इसकी आवश्यकता होती है और क्या क्या ये चीज़ें करता है। ठीक है, बेसिकली किसी भी शिक्षण के लिए, किसी भी छात्र के लिए या फिर किसी भी अध्यापक के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सहायक सामग्री के उद्देश्य कि क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने विशेषताएं उसकी पढ़ी थी, अब हम उद्देश्य देख रहे हैं कि कौन कौन से उसके उद्देश्य होते हैं। तो फर्स्ट इसमें छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, ये इसका एक मेन उद्देश्य है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अगर शिक्षण कार्य में, तो हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई भी छात्र है या फिर विद्यार्थी उसे प्रॉपर ठीक से समझ पाए। इसलिए हम जो है शिक्षण अधिगम सामग्री में यूज़ होने वाले जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, सामग्रियां होती हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। थर्ड है इसमें सीखने की गति में सुधार करना। फोर्थ है इसमें छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट है इसमें अभिरुचियों पर अनुकूल प्रभाव डालना। उसके बाद है तीव्र एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यतानुसार शिक्षा देना। उसके बाद है जटिल विषयों को भी सरस रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना। उसके बाद है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। और जो लास्ट इसमें है उसका उद्देश्य हमने लिया है वो है बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ ये उद्देश्य लिए हैं सहायक सामग्री के कि आखिर कौन कौन से मेन उद्देश्य इस सहायक सामग्री के हो सकते हैं। उसके बाद हमने लेने हैं सहायक सामग्री के कार्यों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आप जो है विशेषताएं हो गई या फिर उद्देश्य हो गए, ये अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहीं से प्रॉपर लेना है तो आप यहाँ से भी इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो भी इस पर बनाई हुई है कि हमारे जो पीडीएफ के चार्जेस हैं वो 200 रुपीज़ पर असाइनमेंट है। काफ़ी सारे लोग हमें जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, और जब वो प्राइस सुनते हैं तो वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी कुछ वीडियो में जो है बताती रहती हूँ कि जो है हमारे पीडीएफ फ्री नहीं है, ये जो है
चार्जेस हैं इसके, तो 200 रुपीज़ पर असाइनमेंट इसका चार्जेस है। अगर किसी को नीड होती है तो वो लें। वैसे तो अगर आप यहाँ से प्रॉपर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके भी आप जो है ये मटेरियल नोट डाउन कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे सहायक सामग्री के कार्य। तो सहायक सामग्री के कार्यों को अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षण व्यवस्था में सहायक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। फर्स्ट क्या कार्य है इसका कि प्रेरणा सहायक सामग्री, यानी कि इससे सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में उत्सुकता होती है, साथ ही प्रयोग में सीखा गया ज्ञान उसे प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे क्रिया का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है कि इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को कई प्रकार की क्रिया करने का अवसर मिलता है। वह खेल खेल में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके कार्य हैं। थर्ड है इसमें स्पष्टीकरण, यानी कि सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों के मन में उठी जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाता है। फोर्थ यहाँ पे है अनुभव युक्त शिक्षण, यानी कि कहते हैं रटे हुए ज्ञान से करके सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो अधिक प्रभावशाली एवं लंबे समय तक याद रहता है। इससे छात्रों में मौखिक चिंतन को भी प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद है शब्दकोशों में वृद्धि, यानी कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, चलचित्र जो भी हमारे हैं, भाषा प्रयोगशाला आदि को सुनते सुनते बच्चे इनसे सुने शब्दों का अनुसरण करते हैं। ये सामग्रियाँ उनमें शब्द भंडार में वृद्धि करती हैं और साथ ही साथ उसके अभिव्यक्ति कौशल को भी सुदृढ़ बनाती है। तो बेसिकली ये तो थे सहायक सामग्री के कार्य। नेक्स्ट हम देखेंगे सहायक सामग्री प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट लिया है कि ये सामग्रियां छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होने चाहिए। सेकंड इसमें है सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। थर्ड इसमें है सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि ये छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। उसके बाद है अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर है जितनी देर आवश्यकता हो उतनी ही देर इनको प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामग्री यदि नवाचार या तकनीक से संबंधित है तो प्रयास करना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वह सही हालत में होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं बेसिकली आप एक बार जो है पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मतलब क्या ये चीज़ जो है लाइन क्या कहना चाह रही है। ठीक है। तो अब जैसे ये बोल रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि सामग्री जो है वो एक प्रॉपर सही हालत में होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी जो भी सामग्री का हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो सही स्थिति में होगी तभी हम उसको एक प्रॉपर रूप से हम उसे जो है चला पाएंगे और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है। तो यही है यहाँ पे। फिर है यहाँ पे कि जो सामग्री, ठीक है, फिर है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर है कि उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए कि प्रॉपर वो किस तरीके से चलती है। ठीक है। और नेक्स्ट है सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त सावधानी को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लें। ठीक है। जो भी उसमें दिया रहता है कि मतलब किस तरीके से इसे चलाना है, किस तरीके से इसका उपयोग करना है। ठीक है। वो चीज़ आप पहले ही उसे पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आधुनिक समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्रियाँ की कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग हम आजकल करते हैं, आज के समय में करते हैं। तो मुद्रण में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे जो भी हमारे पास प्रिंट के माध्यम से हमारे पास मौजूद हैं या फिर उपलब्ध हैं। फर्स्ट है इसमें पाठ्य पुस्तकें। ठीक है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती हैं। पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल और सुगम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पैम्पलेट्स। ठीक है। तो पैम्पलेट्स एक छोटी बुक के समान होती है जो हमें किसी एक विषय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह सस्ता व बढ़िया तरीका होता है किसी भी जानकारी को जानने के लिए।
उसके बाद होती है हैंड आउट, यानी कि हैंड आउट प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट को कहते हैं, जो प्रेजेंटेशन को सहारा देता है। इसमें स्लाइड के छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 2, 4, 6 या 9 की संख्या में होते हैं। प्रिंट निकालते समय हैंडआउट को सिलेक्ट कर प्रिंट निकाले जाते हैं। अध्ययन मार्गदर्शिका, ठीक है, जो भी हमारी होती हैं, तो उसमें क्या है कि अध्ययन मार्गदर्शिका का सीधा संबंध ज्ञान से होता है। अध्ययन मार्गदर्शिका किसी भी ज्ञान का सारांश हमें बताते हैं। और जो लास्ट हमने प्रिंट यानी कि मुद्रण में लिया है वो है मैनुअल, यानी कि मैनुअल हमें किसी भी कार्य को करने के तरीके बताते हैं। यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमें कार्य करने के नियमों को बताता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा आजकल की जो शिक्षण सामग्री है वो कौन सी है? ऑडियो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? फर्स्ट इसमें यूज़ होता है कैसेट्स, यानी कि यह एक छोटा समतल आकृति का होता है। इसमें हम गाने, चलचित्र या कोई भी ज़रूरी कार्य को भविष्य के लिए संचित किए जा सकते हैं। इसकी मदद से शिक्षण को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोफोन। एक माइक्रोफोन जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन का प्रयोग टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, श्रवण सहायता यंत्रों, चलचित्र के निर्माण आदि में किया जा सकता है। थर्ड है इसमें पॉडकास्ट, यानी कि पॉडकास्ट का अर्थ एक रेडियो शो होता है जो इंटरनेट पर चलता है। पॉडकास्ट में ऑडियो एपिसोड का या जो कार्यक्रम है इसकी एक सीरीज होती है जिसमें किसी विषय के ऊपर बात या चर्चा की जाती है। इसके जरिए किसी विषय पर ज्ञान को साझा किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी सामग्रियाँ हम पढ़ रहे हैं ये आज के समय में शिक्षण को जो है अच्छा बना रही हैं या फिर शिक्षण को आसान बना रही है, सरल बना रही है, छात्रों के लिए भी और शिक्षक के लिए भी। थर्ड यहाँ पे है विजुअल, यानी कि दृश्य जो भी होते हैं, जो हम देख करके जिन चीज़ों पर हम ध्यान लगाते हैं। फर्स्ट इसमें आता है चार्ट। एक डेटा चार्ट एक प्रकार का आरेख या ग्राफ है जो एक संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़ों के सेट को प्रबंधित या प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण करने के लिए गणित, भूगोल, विज्ञान व अन्य विषयों में चार्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि शिक्षण में रियल ऑब्जेक्ट एक प्रभावशाली तरीका है जिससे बच्चे सही व जल्दी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने से छात्रों के जो पांचों सेंस होते हैं वो प्रयोग होते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी रियल चीज़ से एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो वहाँ पे उसके जो है पांचों सेंस का वहाँ पे उसका प्रयोग होता है, तो वो बच्चे जल्दी से उसे जो है इनटेक कर लेते हैं, जिससे उन्हें जल्दी में समझ आता है। थर्ड यहाँ पे है फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफी एक कला है जिसका उपयोग हर कोई करना चाहता है। एक फोटोग्राफर उन चीज़ों को, ठीक है, उन चित्रों का निर्माण करता है जो एक कहानी बताते हैं। फोटोग्राफ छात्रों के रचनात्मक कौशल को विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है श्रव्य दृश्य, यानी कि ऑडियो विजुअल। तो इसमें फर्स्ट आता है स्लाइड, ठीक है, जहाँ पे हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ऐसी कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं? तो स्लाइड अक्सर व्याख्यान और पाठ योजनाओं की नींव के रूप में काम करता है। यह किसी भी चीज को बड़े आकार के पर्दे पर दिखा सकता है। स्लाइड छोटे आकार की फोटो, नेगेटिव, रील तथा कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं। उसके बाद है फिल्म, यानी कि फिल्मों में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में काम करते हुए देखता है। फिल्में छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाप्रद फिल्मों को छात्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। थर्ड है यहाँ पे फिल्म स्ट्रिप, यानी कि फिल्म स्ट्रिप मल्टीमीडिया की भांति कार्य करता है जिसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है यहाँ पे टेलीविज़न, यानी कि टेलीविज़न द्वारा शिक्षा देना बालकों के लिए काफ़ी मददगार होता है। इसके द्वारा पढ़ाए गए नीरस पाठों को भी विद्यार्थी के मस्तिष्क पर बहुत अच्छी तरीके से प्रभाव उसका पड़ता है और वे आसानी से इसे भलीभांति समझ लेते हैं। फिफ्थ यहाँ पे है वीडियो, यानी कि वीडियो भी मल्टीमीडिया का ही एक उदाहरण है। इसका प्रयोग सीखने के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आजकल कोई भी व्यक्ति
जो कुछ भी सीखना चाहता है वह वीडियो का ही इस्तेमाल यहाँ पे करता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर है लास्ट है यहाँ पे 5th यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्टिव। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे पास हैं जिनके ज़रिए हम शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे का शिक्षण अधिगम सामग्री में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। आजकल हर स्कूल, कार्यालय, हॉस्पिटल आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, डेटा को स्टोर करना हो, सारे कार्य जो है कंप्यूटर द्वारा ही यहाँ पर आजकल किए जाते हैं। सेकंड है ग्राफिंग कैलकुलेटर, यानी कि जो ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है वो एक हस्तचालित यंत्र है जो हमें ग्राफ दिखाने, युगपत समीकरणों को हल करने के यहाँ पे काम आता है। और थर्ड इसमें है टैबलेट, यानी कि कंप्यूटर का छोटा रूप माना जाने वाला जो माना जाता है यह है टैबलेट। इसमें भी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है, इसे इस्तेमाल करना आसान होता है तथा यह एक स्थान से दूसरे स्थान भी आसानी से ले जाया जा सकता है। लास्ट में आता है हमारे पास निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें थोड़ा बहुत बताना होता है जो भी हमने अपनी फाइल में लिखा। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आगे सहायक सामग्री क्या होती है, कि वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक बनाती है वह शिक्षण में मददगार हो, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इसकी सहायता से अध्यापक का शिक्षण भी प्रभावशाली हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री में वे सभी वस्तुएं, कौन कौन सी उदाहरण हमने यहाँ पे दिए हैं, पाठ्य वस्तुएं वो हो सकती हैं, पैम्पलेट्स वो हो सकते हैं, माइक्रोफोन हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, स्लाइड हो सकती हैं, टेलीविज़न, वीडियो आदि सामग्रियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। आजकल का सबसे पॉपुलर सामग्रियों में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है कौन सा है, कंप्यूटर है, जिससे आजकल स्कूल, कॉलेज, अंतरिक्ष, हॉस्पिटल आदि सभी स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं वो है संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि वो वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं जहाँ से भी आपने जो है अपना कंटेंट लिया है इस फाइल को पूरा करने में। ठीक है, या फिर आपने कोई वेबसाइट से लिया है या फिर आपने किसी बुक से लिया है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।